गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ग्लोबल वार्मिंग। इससे पहले हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में बताया था। ये दोनों ही फिनोमेना आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की जब बात करते हैं तो हमें वहाँ पे ये समझना होगा कि ग्रीन हाउस होता क्या है। इफ़ेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली ग्रीन हाउस के बारे में और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में दोनों के बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है, तभी दोनों को इंटरकनेक्ट कर पाएंगे हम। ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट होते हैं और वातावरण वहाँ का ठंडा होता है, वहाँ पे उन प्लांट्स को कम टेम्परेचर से बचाने के लिए एक ग्लास चैम्बर का निर्माण किया जाता है। उस ग्लास चैम्बर में छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं। जब उस ग्लास चैम्बर में सनलाइट जो होती है, सूर्य जो होता है, सूर्य का उतना ही तापमान जब एंटर करता है, सूर्य के वो थोड़ा सा बढ़ जाता है बाहर की तुलना में। तो कांच के घर के न होते हुए भी सूर्य उतना ही तापमान करता था, परंतु यह गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी हवा को जगह दे देती है। परंतु कांच घर में हवा के ऊपर उठने से, जगह न होने से, वायु संचरण के अभाव के कारण गर्मी की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। इस तरह बाहर व अंदर गर्मी या तापमान में बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। ये था ग्रीन हाउस का जो हम पढ़ते हैं, उसके अंदर किस तरह से टेम्परेचर को राइज किया जाता है। वर्तमान में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते हुए हमारे पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन इस प्रकार के हो रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि पॉल्यूटेड गैसों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें CO2 मेन गैस होती है। CO2 आपको मैं इस स्लाइड में बता दूँ, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन, ये सारी जो गैसेस हैं, उन सभी गैसेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में। इन गैसों के एमिशन से हम सीधे सीधे हम कोरिलेट कर सकते हैं ग्रीन हाउस को। जैसे ही गैस एनवायरनमेंट में आती हैं तो वहाँ पर ऊपर जाके एक तरह का एक कवर बना लेती हैं। इन गैसों को ट्रांसमिट करके सनलाइट जब हमारे अर्थ सरफेस से टकराती हैं और वहाँ से जब दोबारा रिफ्लेक्ट होती हैं ऊपर की ओर, तो वे ऊपर दोबारा से नहीं जा पाती। जिस तरह से ग्रीन हाउस में टेम्परेचर राइज हो रहा था, उसी तरह से इन पॉल्यूटेड गैस की वजह से आज पूरी पृथ्वी जो है उस पर एक ग्रीन हाउस का निर्माण हो गया है। हम कह सकते हैं पूरी पृथ्वी उस इफेक्ट की वजह से जो टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर जो बढ़ा है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है धीरे धीरे, जिसके बहुत दूरगामी और अभी भी देख सकते हैं बहुत सारे प्रभाव हमको दिखाई दे रहे हैं। यही आज हमारा टॉपिक है। पहले हमने हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था, आज हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग is the increase in average temperature of the earth near the surface air and oceans. Most of the observed temperature increase is caused by increasing concentration of greenhouse gases. These are the four major greenhouse gases: water vapor, carbon dioxide, methane and ozone. ये जो गैसेस मैं बता रहा हूँ, ये चार मुख्य गैसेस आपको ध्यान रखनी है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किस के कारण हो रहा है, वजह क्या है, क्या रीजन है इसका, उसके बारे में हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहला बताया है इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड into the atmosphere. The major source is carbon dioxide and 20% by methane and nitrogen oxide. हम देख सकते हैं कि जो भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है, हिंदी में मैं बताऊं आपको, CO2 दूसरी जो गैसेज हैं उनकी सतह वृद्धि से कम तरह की इंफ्रारेड विकिरणों के अवशोषण की मात्रा वायुमंडल में बढ़ी है। पहले की तुलना में बाहर आने वाले विकिरण घटे हैं, जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो गई है। भविष्य में इस मात्रा में वृद्धि होने की और संभावना है।
यहाँ तक यह है कि वर्तमान स्तर पर भी सभी हरित गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको सीमित कर दिया जाए, तब भी कुछ वर्षों तक इस भूमंडलीय तापमान में अनुसार यह मानना है कि तापमान में वृद्धि होती रहेगी। एक अनुमान के अनुसार 1990 से 2100 के बीच तापमान में कुल 1.1 से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच वृद्धि हो जाएगी, ऐसा देखने को मिला है। ये सभी ग्लोबल वार्मिंग को बताते हैं, दर्शाते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द पावर प्लांट। तो हम देखते हैं हमारे जो घरों में बिजली आ रही है उसे बनाने के लिए अलग अलग तरह के पावर प्लांट होते हैं, कोल प्लांट होते हैं, जिनमें से मुख्य एमिशन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। हम देखें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। About the 20% of carbon dioxide emitted in the atmosphere come from the burning of gasoline in the engine of vehicles। तो मेन सोर्स जो हम कार्बन डाइऑक्साइड का कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा व्हीकल हुए हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पॉपुलेशन नंबर बढ़ने से हमारे व्हीकल की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दिल्ली में हम देखते हैं कि हर साल पॉल्यूशन का इतना बड़ा संकट देखने को मिलता है। जैसे ही ये सर्दियाँ आती हैं तो उस टाइम स्मॉग की फॉर्म में हमें एक बहुत ही विकराल समस्या हमारे सामने दिखाई देती है। तो एक केवल दिल्ली नहीं, विश्व में बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ऐसी हमें जो प्रदूषण की समस्या है देखने को मिलती है, दिखाई देती है। तो इसमें मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को भी हमें कम करना होगा। आगे देखते हैं हम मीथेन। मीथेन के बारे में बात करें, मीथेन इज़ द मोर देन 20 टाइम एज F12 effectual as CO2 and entrapping heat in the atmosphere. Methane is obtained from the resources such as होता है पैडी फील्ड जो होते हैं, जो धान के खेत होते हैं, वहाँ से मीथेन का प्रोडक्शन होता है। और दूसरा जो कैटल जो कह सकते हैं हम, जो जुगाली करते हैं, उनके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होता है मेथेनोबैक्टीरिया, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो कैटल के डाइजेशन के बाद भी मीथेन प्रोडक्शन होता है। उनकी जुगाली से एक विशेष प्रकार की गैस निकलती है जिसे मीथेन कहते हैं। तो मीथेन का अभी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इतना नहीं जितना कि CO2 का है। मीथेन भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट दर्शाने वाली गैस है, पोटेंट गैस है मीथेन। देन थर्ड वन इज नाइट्रस ऑक्साइड। द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इंक्लूड द नाइलॉन, नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन, कार विद catalytic converters, the use of fertilizers in agriculture and the burning of organic material। ये सारी चीज़ें नाइट्रस ऑक्साइड को प्रोड्यूस करती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन डिफॉरेस्टेशन, बहुत ही मेजर फैक्टर। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ी है, हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत कम होता गया। हमने अपनी आवश्यकताओं के लिए पेड़ों को इतना ज़्यादा काट दिया, वन्य जीवों के आवास को हमने उजाड़ दिया। तो जब पेड़ों की संख्या है वो कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, तो हमें देखने को मिलेगा कि CO2 का प्रोडक्शन जो हो रहा है उसे ओवरकम नहीं किया जा सका। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बदले में हमें CO2 देते हैं। लेकिन CO2 का हर एक साल, हर दिन CO2 का जो कह सकते हैं हम बाहर आने का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और प्लांट की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही है। तो फॉरेस्ट कवर हमारे एनवायरनमेंट में जितना कम होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग को उन सभी के लिए हम देख सकते हैं कि ये फॉरेस्ट का कवर कम हो रहा है। एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय सेक्टर, हम देख सकते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स में से कितना एनुअल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब बार डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला प्रभाव हमको ये दिखाई देगा कि जो ओवरऑल जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अल्टरनेशन इन द इकोलॉजी इंक्लूडिंग द इंक्रीजिंग
सी लेवल एंड मॉडिफाइंग द क्वांटिटी एंड पैटर्न ऑफ रेनफॉल। सी लेवल बढ़ जाएगा। सी लेवल क्यों बढ़ेगा? जो आइसबर्ग्स जमे हुए हैं, हमारे जो पोल ध्रुवों पे जो बर्फ़ जमी हुई है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो बर्फ़ जमी नहीं पाएगी। जहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, इतना स्वच्छ जल हमको देखने को मिल रहा है, वो जब बर्फ़ के जो सारे जो पोल पे जितनी भी बर्फ़ जमी हुई है धीरे धीरे पिघलने लगेगी, तो सी लेवल बढ़ेगा, तो इससे एक बहुत ही विकराल बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी। बूस्ट द ऑकरेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ सीवियर क्लाइमेट इवेंट्स सच एज फ्लड्स, फेमाइन्स, हीट वेव्स, टॉर्नेडोज एंड ट्विस्टर्स। हम देख सकते हैं ये सारे इवेंट्स, सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ हमको देखने को मिल रही हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी देश के हिस्से में, किसी वर्ल्ड के किसी न किसी हिस्से में ये सारी चीज़ों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। इसका मेन कारण ये है कि हमने जो नेचुरल फ्रेमवर्क है उसको हमने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। बहुत लंबे टाइम से ऐसा होता चला आ रहा है और आज इतने बड़े लेवल पे हो चुका है कि हम प्रकृति के साथ बिल्कुल भी हार्मनी में नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं। ग्लेशियर्स मेल्टिंग, लेसर समर स्ट्रीम फ्लोज, extinction and rise in the ranges of disease vectors, various new diseases emerge. कोविड-19 का एक सॉल्यूशन, एक कंक्लूजन आपके सामने दिखाई देता है कि जो प्रकृति के साथ मेल मिलाप में नहीं है, प्रकृति के साथ जो हार्मोनी में नहीं है, जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, प्रकृति उसे अपने आप ख़त्म कर देगी। ऐसी बीमारियां आने लग जाएंगी धीरे धीरे। तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाए हुए हैं, जो प्राकृतिक चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, जिनकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, काम कर रहे हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उनको इस डिजीज़ का कोई भी डरने की बात नहीं है। लेकिन जो प्रकृति से जितने दूर हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये सारे सिग्नल हैं ये प्रकृति के हमारे लिए। The global warming is extending the distribution of mosquitoes due to the increasing in humidity level and their frequent growth in warmer atmosphere. हम देख सकते हैं कि भाई जो ये मॉस्किटोज़ हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज देखी कि ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन कौन सी गैसेस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किस तरह से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या हो सकते हैं, क्या हो रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, उनको कैसे कम किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ही अगले चैप्टर के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।